ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान। आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ हैं वो पिछले 18 सालों से टीचिंग की लाइन में है, मिसेस कविता उपाध्याय। इन्होंने जो अपनी वीडियोस बनाई हैं उसको एनसीईआरटी ने अप्रूव किया है और डीडी यूपी में इनको टेलीकास्ट किया गया था। इतना ही नहीं, इस वक्त एट प्रेजेंट वो गाजियाबाद में कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में पोस्टेड है अगले 4 साल के लिए। वेलकम मैम। थैंक यू। मैम, इतना तो मैंने बता दिया, पर सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी यहीं तक सीमित नहीं है और बहुत से काम आपने किए हैं, तो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी। टेलिंग अबाउट माई जर्नी, स्टार्टिंग तो सबकी एक सी होती है, पैदा हुए जैसा बड़ों ने पाला वैसे पले। लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी, इसकी वजह से 8th क्लास में ही अच्छी जगह स्कॉलरशिप मिली और गवर्नमेंट ने मुझे भेजा पढ़ने के लिए राजघाट बेसिडेंट स्कूल, बहुत ही रिनाउंड स्कूल है उसमें। वहाँ की बहुत ज़्यादा छाप मेरी पर्सनालिटी पे पड़ी। वहाँ मुझे ऑलराउंड डेवलपमेंट, पूरी पर्सनालिटी का क्या होता है शायद मुझे तब पता चला। और उसके बाद जब वॉज नो टर्निंग बैक, टीचिंग में आए। शादी हुई, पहले शादी हुई, टीचिंग में बाद में आए। हालांकि उस बीच में काफ़ी लंबा गैप है, बच्चे थे, बच्चों को भी देखा, सब कुछ। तो टीचिंग वॉज माई पैशन। तो बचपन से ही जो भी कोई पूछे मुझसे कि क्या करना है, टीचिंग करनी है, बस यही रहता था। अब ये नई जिम्मेदारी मिली है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में एक मेंबर की तरह से काम करने की, तो उम्मीद करते हैं उसको भी अच्छे से निभा पाएंगे। जी मैम, तो अगर हम बात करें, क्योंकि ये हमारी जो सीरीज़ है वो विमेंस डे स्पेशल सीरीज़ है जो विमेंस डे पे हम इस वक्त चला रहे हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या आपको कितना डिस्क्रिमिनेशन फील होता है, या कभी कोई हैरेसमेंट या कैसी कोई एक्सप्लॉयटेशन आपको अपनी वर्किंग फील्ड में, प्लस सिर्फ वर्किंग फील्ड में नहीं, अगर हम पर्सनल लाइफ की भी बात करें उसमें क्या आपको फील होता है, कभी हुआ है? आज के ज़माने में इंडिया में मैं ये नहीं कह सकती कि कोई भी लेडी ये कह सकती कि उसे कभी फील नहीं हुआ। फील होता है, लेकिन हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट, राइट। आप दूसरे को कैसे ऐसा करने से रोकते हो, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। आपकी पर्सनालिटी किस तरह से दूसरों के ऊपर प्रभाव छोड़ती है, उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो हमारे मन में पहली चीज़ तो कि एक आइडिया होने चाहिए कि समाज ऐसा है, हमें इसको एक तरह से एक्सेप्ट, क्योंकि सबने कर रखा है, हमें एक्सेप्ट करते हुए चलना है, लेकिन अपनी तरफ से ऐसे प्रयास करने हैं कि ये धीरे धीरे कम हो। राइट। ये चीज़, तो उसके लिए क्या करना है सोचने की बात हो ज़्यादा है। जी। ये आपने सही कहा। तो इसका जो आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात, इसका रूट कॉज क्या है? क्या डिस्क्रिमिनेशन हम कैसे पहली बात तो ख़त्म कर सकते हैं, और ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप बताएं। ख़त्म करना तो ईशा बहुत आसान मैं नहीं समझती कि एकदम अभी के अभी संभव होगा। रूट कॉज आप देखो कहाँ से शुरू होता है। पहली चीज़ तो शुरू कहाँ से होता है, जन्म से पहले से शुरू हो जाता है। तो मेरी पर्सनल लाइफ में भी मेरी बेटी थी, जब मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हुई तो सलाहें मेरे पास भी आई कि पता कर लो, लड़की तो नहीं है दूसरी भी। तो बहुत ही मेरे लिए तो बहुत आदरणीय महिला थी जो आई मेरे पास, और उन्होंने बड़ी समझदारी से बात मुझे कही। तो मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा, मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, उसे बना ही रहने दीजिए, मुझसे ये बात मत कहिए, मुझे बच्चा या तो चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है कि ऐसा कहने की हिम्मत कितनी महिलाएं कर पाती हैं। जब वो डिस्क्रिमिनेशन मेरे बच्चे के साथ हो रहा है तब मैं उसे रोकती हूँ कि नहीं रोकती हूँ, और अगर कोई महिला उसको अपोज नहीं करती है तो उसका क्या कारण है। सबसे पहली चीज़ तो उसकी खुद की चेतना में ये बात दबी पड़ी है कि मैं हीन हूँ, मैं बोझ हूँ। यानी हम बच्चियों को किस तरह से पाल रहे हैं, क्वेश्चन वहाँ उठता है। हमने बच्ची को पालते समय उसके मन में ये बैठा दिया कि तुम बोझ हो, तुम पराया धन हो। तो जब वो अपनी बच्ची को जन्म देने जा रही है तो क्या वो मन से तैयार हो पा रही है? राइट। वो अपने ही जैसे दूसरे जीव को जन्म देने में डर रही है। तो उस डर को निकालना है तो हमें बच्चियों को पालना ठीक से पड़ेगा, उनको और उनके भाइयों को बराबर स्टेटस देते हुए पालना पड़ेगा। उनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुम बोझ नहीं हो, पराया धन नहीं हो। और विवाह में भी आप देखिए डिस्क्रिमिनेशन वहाँ भी है, जो रीति रिवाज होते हैं उनमें ही डिस्क्रिमिनेशन है।
कन्यादान होता है, पुत्रदान तो कभी नहीं होता। जब दो व्यक्ति मिल करके जिंदगी प्रारंभ करने जा रहे हैं, दाम्पत्य सूत्र में बंध रहे हैं, तो उसमें कन्या पक्ष तो कन्या को दान कर दे और पुरुष पक्ष, मेरी पुत्री तो कन्या जो है दान की वस्तु नहीं है। मैंने अभी से ये डिसाइड कर रखा है कि मैं उसका कन्यादान कभी नहीं करूँगी। इस रिवाज को बदलना पड़ेगा। क्यों हम कन्यादान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया हमने? किसी समय किया जाता होगा। अगर हमें अपनी बच्ची को ये दिखाना है कि तुम बराबर हो, तो हमें इस तरह की चीज़ों को चुन चुन के ख़त्म करना हो। अब देखिए, शादी में या कहीं भी पुरोहित एक ऐसा पद है जिस पे मोनोपोली है पुरुष की। कभी आपने सोचा है कोई महिला आकर के पुरोहित बन के आपके यहाँ शादी कराएगी? नहीं। सोचिए, बातें ये हैं सोचने की। जी। फिर जो शब्द गढ़े जाते हैं, जैसे चेयरमैन, कहा जाता है कि वन हु रूल्स द वर्ल्ड। शब्द पे जिसका आधिपत्य है, दुनिया पर उसी का आधिपत्य है। ये जब शब्द बने, तब तक स्त्री की चेतना जो थी वो दबी हुई थी। वो अपने परिवार, अपने बच्चों में सिमटी हुई थी। पुरुष इंटेलेक्चुअल था, जो दुनिया में बाहर निकलता था, रोटी कमा के लाता था, लिखना पढ़ने का काम करता था। तो उसने शब्दों को अपने हिसाब से गढ़ा, जिससे उसका आधिपत्य स्थापित हो जाए। हेड ऑफ द फैमिली इज ऑलवेज, हाँ, सिर्फ मेरे लिए नहीं, स्त्री के मन पे भी वो मोहर लग जाए। अब देखिए, चेयरमैन शब्द है, मैन होल्स हैं। अब अमेरिका में इसको लेके थोड़ा सा आंदोलन हुए हैं, फेमिनिस्ट ने किए हैं, तो चेयरपर्सन, पर्सन होल्स, नए शब्द ईजाद किए गए हैं उसके लिए। तो हम जब एकदम कॉन्शियस हो के इन सब चीज़ों को देखते हैं और इनको बदलने की कोशिश करते हैं, तब कुछ बदलाव आता है। मुझे ऐसा लगता है ईशा। जी बिल्कुल। ज़्यादा तो डिटेल्स में मैं अपने नहीं जाऊंगी, क्योंकि पर फिर भी एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। जो आपने कन्यादान वाली बात कही, या ये कही कि लड़कियां जो हैं वो पराया धन नहीं होती, क्योंकि थोड़ा पर्सनल हम नहीं ज़्यादा जा सकते, पर मैं भी एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी भी यही कहते हैं कि लड़की, खास तौर से मेरे लिए, पराया धन नहीं है। एंड शी इज़ नॉट अ धन, प्रॉपर्टी नहीं है वो उसका अपना व्यक्तित्व दान है। आप किसका कर सकते हो? धन का ही तो कर सकते हो। Exactly. तो वही, इसलिए पराया धन का। जी जी जी। तो वो ये चीज़ नहीं है, उसका अपना व्यक्तित्व है, अपने डिसीजंस हैं उसके। हाँ, ये चीज़ सोचने की बात है। बिल्कुल सही बात कहते हैं आपके पिताजी। और जो आप कह रहे हो ना कि पर्सनल नहीं होना है, और जब तक हम पर्सनल नहीं होंगे, हम इस टॉपिक को कभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। राइट। ये हम लोगों की ज़िंदगी से, हमारे दिल से जुड़ा हुआ मसला है, जिससे हमारे अनुभव जुड़े हुए हैं। उन अनुभवों के बिना हम कभी भी कोई राय कायम ही नहीं कर सकते किसी चीज़ के बारे में। आपने कुछ अपनी पर्सनल बात कही, मैंने कुछ अपनी पर्सनल बात कही, शायद कुछ और बहनें हो जो अपनी पर्सनल बातें सोच के हमसे रिलेट करने की कोशिश करें और इन बातों को और ज़्यादा विचार करें गहन, और अपने जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उसमें बेटों को तो ऐसा बनाएं कि जो एक इंडिपेंडेंट वाइफ के काबिल बने जी, और बेटियों को ऐसा बना कि वो इंडिपेंडेंट तो बने ही बने, साथ में अपने घर, परिवार, समाज, सबके बारे में सोच सकें। सब जगह उनका रोल है, सब जगह वो कुछ ना कुछ दे सकती हैं, कर सकती हैं। इसको सोचने की जी। एक दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि आप जो है अभी कोर्ट में भी हैं, आप टीचिंग लाइन में भी हैं, आप बहुत सालों से वर्किंग हैं, कभी आपको लगा, डू यू फील इन्फीरियर टू मेन, कभी किसी भी वर्किंग प्लेस पे या फिर घर पे, कभी ऐसा कभी नहीं लगा? नहीं, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि मेरे परिवार में मैं तीसरी बेटी थी। ऑर्थोडॉक्स फैमिली ज़रूर थी। तीसरी बेटी होने पर मुझे लगता है बहुत दुखी हुए होंगे लोग, लेकिन कभी मुझे इसका एहसास नहीं होने दिया गया। और ख़ास करके मैं तो बहुत आउटगोइंग रही, अपने भाई के साथ ही खेली, भाई के दोस्तों के साथ ही खेली, तो मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ। इन्फीरियरिटी की बात तो कभी नहीं लगी। राइट। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे कि हम देखते हैं पुलिस जो है वो अपना एक प्रोटेक्शन सेल चलाती है, वुमेन प्रोटेक्शन सेल चलाती है, जिसके तहत वो ट्रेनिंग्स भी देते हैं, बहुत से प्रोग्राम्स भी करते हैं। आपको नहीं लगता कि उसके अपार्ट फ्रॉम दीज ट्रेनिंग कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, कोई ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए जो अपने वुमेन खुद ही उसको सेल को फॉर्म करें और उसको ट्रेनिंग दें? हाँ, कर सकते हैं। जैसे कि
प्रशासन नहीं किया है। एंड प्लस वो हेल्पलाइन नंबर भी होना चाहिए दूसरों के लिए। हाँ, दूसरों के लिए हेल्पलाइन नंबर हो। ऐसे कई मैं देखती हूँ कि प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें ब्लॉगिंग के ज़रिए या कोई ग्रुप बना करके लेडीज़ वहाँ आपस में बात करती हैं, अपनी समस्याओं पे चर्चा करती हैं, समाधान भी एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं। तो लेकिन आपका यह है कि इमीडिएट जो नेबरहुड है उसकी औरतें एक दूसरे के लिए हों। तो मेरा कहना है महिलाएं क्यों, पुरुष भी दूसरी महिलाओं के लिए या एक दूसरे के लिए सोच सकते हैं सब मिल करके। जैसे कि एक दस्तक दो या दरवाज़ा खटखटाओ करके एक मुहिम टीवी पे देखते थे कि डोमेस्टिक वायलेंस है, तो आप ये नहीं सोचें कि मेरे से क्या मतलब, उनके घर में जो हो रहा है उनके घर का मैटर है, बस एक दरवाज़ा खटखटा दो। उससे जो इंटरप्शन होगा उससे ही शायद डोमेस्टिक वायलेंस रुक जाए, व्यक्ति को शर्म आ जाए थोड़ी सी। तो छोटे छोटे कदम जो हम दिखाते हैं ना कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, हमें भी फर्क पड़ता है। जब हम ये जताना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती हैं। ऐसे ही एक इसी बात पे एक किस्सा याद आ गया मुझे कि जब मैं टीचर थी तब मैं स्कूल से लौट के जा रही थी, तो रास्ते में दो बच्चियां खड़ी थी, कुछ परेशान थी, मोबाइल पे कुछ बात कोई कर रहा था और वो बहुत परेशान थी। मैं बगल से निकलते हुए चली गई, मैंने कहा मुझे क्या। करीब 40-50 कदम आगे बढ़ी, फिर मुझे पता नहीं कि अपनी बेटी का ख्याल आया उस समय। मैंने कहा कहीं वो इस तरह से परेशान होती और मेरी तरह से कोई और महिला बगल से गुजर गई होती, उसने उससे पूछा भी नहीं होता बेटा क्यों परेशान हो, तो मुझे कैसा लगता। बिल्कुल। फिर मैं वापस लौटी, क्योंकि समाज जो है ना ये इंडिविजुअल्स से बना हुआ है, और जब हम अपने को बदलते हैं तो एक इंडिविजुअल को बदलते हैं। बस वो हिम्मत करने की, एक हिम्मत का कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, समाज वास्तव में बदल जाए। हम वापस लौटे, उनसे बातचीत की, बच्चियाँ बहुत परेशान थीं, समाधान किया उनकी समस्या का। जो विक्टिमाइज़ कर रहा था उसने मुझसे भी हालांकि बदतमीज़ी करने की कोशिश की, लेकिन ठीक है वो सब सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट डे उन बच्चियों का फ़ोन आया कि आंटी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी। वो मतलब वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कर देने की खुशी मुझे आज तक है जी। तो मुझे लगता है समाज में ऐसा मौका लोगों को ज़रूर उठाना चाहिए, ऐसी खुशी जितनी मिले उतना अच्छा। बिल्कुल सही। मेरा आखिरी सवाल जो ये था कि आजकल बहुत सारी लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जांपल मैं या आप या कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, रिपोर्टर, बहुत सारी फील्ड्स में आजकल, पर हम उसको अप्रिशिएट तो करते हैं, हम एज एन लाइक मैन उसको अप्रिशिएट तो करते हैं, पर जब उनके घर पे बात आती है कि उसको वाइफ बनाना है या कुछ घर में उनको एज अ फैमिली मेम्बर लाना है, तो वो थोड़े हिचकिचा जाते हैं, वो नहीं चाहते। वो दूर से तो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा कर रही है लड़की, पर जब उनके खुद के ऊपर आता है वाइफ बनाने का, जैसा अभी कहा मैंने, या फैमिली मेम्बर बनाने का, किसी और के फैमिली में, अपनी फैमिली में किसी और की शादी, तो वो कहेंगे नहीं नहीं ये सही नहीं है। हर कोई चाहता है कि बस घर में बैठ के या तो 9 to 5 की आप जॉब करो या फिर आप घर में शादी करो और बच्चे संभालो। इसके ऊपर आपका जो आजकल खास तौर से छोटे शहरों की मेंटलिटी है खास तौर से, तो इसके ऊपर आप छोटे बड़े शहर की बात नहीं है। जो मैंने आपको बात की थी ईशा, कि बात अपब्रिंगिंग की है। यहाँ हुआ क्या है कि बेटी की अपब्रिंगिंग तो उसे इंडिपेंडेंट और बोल्ड बनाने के लिए हो गई, लेकिन बेटों की अपब्रिंगिंग जो हुई है अभी उसको एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं हो पाई। तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है इसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। दिक्कत इस चीज़ की है अभी कि बच्चे उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, लड़के तैयार नहीं हो पाए हैं मेंटली कि उस बोल्डनेस को कोप कर पाएँ, है ना। तो वही है कि अपब्रिंगिंग को ही चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि बॉयज़ को भी कैसे, जैसे अभी आजकल वीडियोस देखते हैं तो स्कूल में असाइनमेंट्स मिलते हैं ना, तो भी कुछ देखा था कि किसी बच्चे ने लस्सी बनाई थी, उसको असाइनमेंट में मिला था, वीडियो बना रहा है वो लस्सी बना करके। तो इस तरह से धीरे धीरे कि हाँ किचन तुम्हारा भी है। नहीं तो अभी तक क्या था, आप देखिए नर्सरी केजी के क्वेश्चन आंसर्स देखिए तो उसमें था कि मदर पे अगर आपको 5 लाइन्स लिखनी है तो मदर के बारे में 5 लाइन्स जो किचन और घर के साफ रखने, संभालने, मेरी केयर करना, बच्चा यही लिखेगा। फादर के लिए फादर गोज आउट, ही अर्न्स, ही ब्रिंग्स दिस, ही ब्रिंग्स दैट। मतलब एक जो ये है पार्टीशन कि फादर की फील्ड ये है और मदर की फील्ड ये है। अब जब उसको फ्यूज होते या उसको ऑपोजिट होते देखना, ये थोड़ा सा तो इकोनोक्लास्टिक वो है ना कि आपके जो इमेजेस बनी हुई हैं वो ब्रेक होने वाली हैं। राइट, वेरी राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम कि आप यहाँ पर आई। थैंक यू ईशा।